गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं हिडन लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी रिहाना देशमुख रहती है, उसे जब ये थ्रेटन मिलता है कि ऑफ कोर्स उसके जो गर्लफ्रेंड को वो पूरे तरीके से टॉर्चर कर देंगे, तो यहाँ पर वो पूरी कोशिश करती है। तो यहाँ पर जब वो जाती है पता करती है तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिल नहीं रही रहती है। लेकिन उसके बाद वो उसके बॉयफ्रेंड जो नाम के लिए उसका बॉयफ्रेंड रहता है उसे पकड़ती है और उससे सारी चीज़ें पता चलती है। तो वो पता चलता है कि वो वहाँ पर अपने जर्मनी जाने वाली है, उसका वीज़ा के लिए अपडेट करने के लिए गई है। यहाँ पर उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल तो उठते हैं, क्या वो उसे डबल डेट कर रही है, क्या कर रही है, उसको धोखा दे रही है। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर जो उसके जो कमिश्नर के आदमी रहते हैं जैसे राघव, ये सब मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ बहुत मारपीट करते हैं। और फिर यहाँ पर रिहाना आती है, पर वो उसे बोलती है, यहाँ पर जो कनिका रहती है वो उसकी कोई भी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं रहती है। वो उसे बोल देती है कि तुमने मेरा नाम ले लिया, मोहब्बत में एक दूसरे का नाम नहीं लिया जाता, उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। और तुम इतनी मतलबी हो कि अगर तुम्हें कोई इंसान थोड़ा सा भी टॉर्चर कर दे उसके बाद तो तुम भाई राज ही खोल देती हो ना, तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, ये वो। और ऐसी बहुत सी बीच में इन दोनों के बीच में काफ़ी डीपली कन्वर्सेशन होती है। उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ के यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर जो कनिका के ऐसे जाते हुए रिहाना काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और दुखी हो जाती है और उसे गुस्सा भी आ रहा रहता है कि ये क्या है, मतलब मेरी बात को वो गलत समझ रही है। मैं अगर उससे प्यार नहीं करती उसे बचाने कैसे आती। तो यहाँ पर दोनों के बीच में काफ़ी डीपली मिसअंडरस्टैंडिंग थी और जिसे क्लियर वो दोनों ही नहीं करना चाहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक रात का अंधेरा रहता है जहाँ पर गामा मिलने के लिए आती है और वहाँ पर उसके जो पैसे रहते हैं वो पूरे तरीके से मिल गए रहते हैं। जो पूरे पैसे जो रहती है, जो यहाँ पर रिहाना सॉरी यहाँ पर गामा और वो सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं और वो बता रहे रहते हैं कि कैसे उन लोगों ने मिलके किया। अब उसके आगे यहाँ पे जो पंडित रहता है उसी तरफ देख के बोलता है, अगर गामा अगर अल्फा आ जाती तो काफी चीजें क्लियर हो जाती। आखिर उसी ने ही ये सारी चीजों का इनिशिएटिव किया। जिस समय हम सब पूरे तरीके से टूट गए थे, अगर वो हम सबको समेटती नहीं तो आज शायद हम यहाँ पर नहीं होते और हमारी पूरी लाइफ को एक बेटर तरीके से उसी ने लेकर आई है। तभी न्यूरॉन कहता है, हाँ मैं तो पूरे तरीके से टूट गया था। मैं तो इतना बेबस हो गया था कि मैं तो आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन तभी अल्फा दीदी ने मुझे बचाया और मुझे यहाँ लेकर आए हैं। काश अगर वो आती तो बहुत सी चीजें सही होती। थोड़ी देर में रात का अंधेरे में एक बाइक की बहुत तेजी से आवाज आती है और वो बाइक की आवाज एकदम से साइड में आती है और वो वहां से एक उतरती। तभी वो अपना हेलमेट उतारती है और उसे कहती है, तुम लोग यहाँ पर ऐसे खड़े खड़े ये होके बात करोगे? और वैसे भी रात का अंधेरे के टाइम पे तुम लोग को इस तरीके से खड़े नहीं होना चाहिए। और वो रहती है हमारी कनिका। कनिका के फेस पे थोड़ा-सा वो मास्क लगाए हुए रहती है। तभी उसे बोलते हैं कि तू मास्क क्यों लगाई है? तो उसे कहती है कि नहीं कुछ नहीं। तो उसे बोलते हैं मास्क हटा। तो मास्क हटाने के बाद उसके फेस के यहाँ पर ना बहुत सारे मतलब ऐसे चोटें लगी हुई रहती है। तभी वो उसे बोलती है कि ये फेस पे चोट कैसे लगी? तो उसे कहती है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अ, हमें मिलके बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर सब लोग एक जाते हैं, एक वहाँ पर सबके सब गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से एक जगह जाते हैं जो एक छोटा सा गोडाउन रहता है, वहाँ पर उतरते हैं। तभी उसे बोलते हैं कि ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है या लास्ट मीटिंग है? तभी यहाँ पर एकदम से रिया कनिका कहती है, ये हमारी लास्ट मीटिंग है। इसके बाद हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं और हम हमेशा मिलेंगे एक दूसरे से। बुरे वक्त आने पे हम हमेशा से मिलके एक दूसरे के साथ वही यूनिटी के साथ काम करेंगे जैसे अभी काम करते हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि सबको अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जीनी चाहिए और अब हमें हमें सबको आज़ाद करना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में सबने अपनी पर्सनल लाइफ को पूरे तरीके से खो दिया है और अब मैं चाहती हूँ कि अपनी पर्सनल लाइफ को पूरे तरीके से जिए। तभी उसे कहते हैं कि पर्सनल लाइफ को खो दिया मतलब हमने तो अपनी लाइफ ही खो दी थी अगर आप उस दिन हमें ये सब चीज़ें नहीं बताती हैं। तभी यहाँ पर जो कनिका रहती है वो थोड़ी सी अपनी आंखें बात बंद करती है और फ्लैशबैक में जाती है। फ्लैशबैक में एक नदी के किनारे यहाँ पर जो पंडित रहता है वो अपनी आत्महत्या करने जा रहा रहता है। तभी वहां से जो कनिका रहती है वो एकदम से उसका हाथ पकड़ती है, उसे कहती है, तुम क्या कर रहे हो?
तो उसे कहता है मुझे नहीं जीना है, मेरे मेरे बाप के साथ जो हुआ उसके बाद तो सबके सब मतलब मेरी हंसी उड़ाते हैं। सबके सब ये सोचते हैं कि मैं किस टाइप का हूँ, मेरे बाप को किस तरीके से लालचन लगाकर पूरे तरीके से तोड़ दिया, मेरे बाप के साथ जो किया है वो बिल्कुल सही नहीं था। तभी उसे बोलती है तुम्हारे पापा के साथ जो हुआ वो अकेले नहीं हुआ है, यहाँ पर इस गांव में सबके साथ बेइज्जती हुई है। तुम्हारे पापा को अगर किसी ने बेइज्जत किया है तो यहाँ पर मेरी माँ के साथ भी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम लोग आत्महत्या करें। हाँ, तुम तो एक पंडित के बेटे हो और पंडित का धर्म होता है कि वो ज्ञान दे दूसरे को, वो हमेशा से जिंदगी जीने के लिए लोगों को मोटिवेट करे। हाँ, तुम खुद यहाँ पर एक पंडित के बेटे हो के एकदम से मरने के लिए आत्महत्या करोगे, यही चीज तुम दूसरों को सिखाओगे। हाँ, तो उसे कहता है बट हम कर भी क्या सकते हैं। तो कहते हैं मर सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो कहती है कि लेकिन क्या करेंगे हम, आपको पता है कि वो कितने बड़े लोग हैं, उन्होंने जब हमारे माँ बाप को नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ देंगे। तो उसे कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने अपनी जान इसलिए नहीं दी है कि उनकी नालायक औलादें अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक एक नदी के किनारे आकर अपनी जान दे दें। हमें यहाँ पर खड़े होकर सबके सामने लड़ना है। हमें हमारे माँ-बाप की जो कुर्बानी है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मुझे अभी ये नहीं पता कि किस तरीके से मैं उन लोगों से अपना बदला ले पाऊँगी। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं बदला ले सकती हूँ, अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो। और मुझे सिर्फ़ तुम लोगों के साथ की ज़रूरत है। मैं सिर्फ़ इतना चाहती हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ मिलकर उनको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करूँ। उसके लिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी थोड़ी-सी मदद चाहिए, और कुछ नहीं। थोड़ा-सा मुझ पे भरोसा करो। मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन लेकिन हम कुछ डिसीजन निकाल लेंगे। तुम्हारे डैड वहाँ से ये सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी इसलिए दी कि मेरा बच्चे का भविष्य अच्छे से जाए, और तुम यहाँ पर खुद अपनी जान की कुर्बानी देकर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने माँ-बाप की कुर्बानी की मतलब बेइज़्ज़ती कर रहे हो। तुम उनके बच्चे कहलाने के लायक नहीं हो। अगर जिस दिन तुम दोनों ऊपर मिले, तुम्हारे पापा तुम्हारे ऊपर प्राउड फील नहीं करेंगे, वो तुमसे नफरत करेंगे, बिकॉज़ तुमने उनके ज्ञान को समझा नहीं। एक पंडित का दिया हुआ ज्ञान गुरु माना जाता है पंडित को, और तुम क्या कर रहे हो? दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग। तभी उसके बाद वो कहता है आप सही कह रही हैं, मेरे डैड ने कभी मुझे कायरता नहीं सिखाई है, उन्होंने ज़िंदगी में हमेशा से लड़ना सिखाया है, और मैं आज ये कर लेता तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे कैसे कर पाएंगे, हम उन लोगों से लड़ेंगे कैसे। तभी वो कहती है कि हम सब लड़ेंगे। हम हमें लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें ये पता करना है कि हमें सबसे पहले अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत में बदलना पड़ेगा। हम सब लोगों को मिलके एक होना पड़ेगा। चलो तुम मेरे साथ। यहाँ पर वो हाथ पकड़ के जा रही रहती है, तो जैसे ही वो घर पर जाती है तो उस घर पर एक छोटा-सा बच्चा जो रहता है, जो करीब मतलब अभी है कि अभी उसने अपना 22 साल का होगा, तो मतलब 20 साल का लड़का रहता है। वो अपनी जो जान दे रहा रहता है पंखे पे लटकते, तभी यहाँ से एकदम से जो अल्फा रहती है वो एकदम से उसका पैर पकड़ लेती है, और यहाँ पर उसे बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, रस्सी काटो यहाँ से, वो कैंची उठा कर लाओ। वो उस पंडित की तरफ देखते हुए बोलती है और उसको बचाती है। तो वो न्यूरॉन रहता है, न्यूरॉन को वो एकदम से बचाते हुए कहती है कि तुम पागल हो क्या, तुम मर क्यों रहे हो। तो उसे कहते हैं कि क्या बचा है, मेरे डैड के साथ जो हुआ है। तो उसे कहते हैं तुम्हारे डैड के साथ नहीं, बहुत से लोगों के साथ हुआ है। मेरी माँ के साथ जो हुआ है उसका बदला लेने के लिए मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ, और ऊपर से तुम सब क्या कायरता दिखा रहे हो। क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम लोग आकर अपने माँ बाप के नाम, अपने माँ बाप के साथ जो अत्याचार हुए हैं उन सब के लिए लड़ सको। हाँ, मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, लेकिन लेकिन मरना तो कायरता है ना, और तुम कायर लोग हो क्या।
फिर वो उसे बोलती है, तभी उसे इतना गुस्सा आ रहा रहता है, पहले तो वो थप्पड़ मार देती है उस बच्चे को। फिर वो यहाँ पे पंडित की तरफ देख के बोलती है कि तुम इसे समझाओ। तो यहाँ पे जो पंडित रहता है वो न्यूरॉन को बहुत अच्छे से समझाता है, हालाँकि क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी अल्फा ने मतलब हमारी कनिका ने उसे बहुत अच्छे से समझाया रहता है। थोड़ी देर के बाद वो लोग यहाँ से जाते हैं, तो एक आगे जाते हैं तो यहाँ पर हमें गामा मिलती है। गामा गरिमा रहती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठी रहती है और उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा चाकू रहता है और वो चाकू से एक सामने एक पोस्टर की तरफ बहुत जम-जम के मार रही रहती है। हाँ, वो ऑलरेडी वो मिनिस्टर की पोस्टर पे बहुत ज़्यादा मार रही रहती है। तभी वो उसे बोलती है कि उसके ऊपर मार के क्या हो जाएगा? क्या तुम्हारा उसके मारने से ये सब चीज़ें हो जाएगी? तभी वो एकदम से टर्न होके बोलती है, कनिका तुम्हें नहीं पता है, इसने मेरे मेरे माँ-बाप के साथ जो किया है, तो उसे कहते हैं तुम्हारे माँ-बाप के साथ जो किया है, वो सबके साथ किया है। मेरी माँ के साथ जो किया है वो गलत नहीं था। हुँ? जो यहाँ हुआ है वो सही नहीं हुआ है। मैं सिर्फ़ तुमसे ये चाहती हूँ कि तुम्हारा ये जो गुस्सा है, उस गुस्से को तुम हथियार बनाओ और आगे जाके मेरे साथ मिलकर लड़ो। तो उसे कहती है, क्या सोचा है तुमने लड़ने के लिए? क्या हम ऐसे ही जाएँगे? तो उसे कहती है, हर चीज़ की लड़ाई हाथों से या गुस्से से या मार-पीट से नहीं लड़ी जाती है। कुछ लड़ाइयाँ दिमाग से लड़ी जाती हैं। कुछ चीज़ें लड़ने के लिए प्लानिंग, प्लॉटिंग करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें लड़ने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी हैं। और हम ये सब चीज़ों के बारे में अगर सोचेंगे, तो सोचते हुए हम एक बहुत से आगे एक अच्छी टीम बन सकते हैं। उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तभी उसे कहती कि जान लेना है, जान तक ले लो, मदद की क्या बात है, मैं इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तभी उसे बोलती है ठीक है। फिर वो ये लोग यहाँ से उठ के जाते हैं और वो जाते हैं बीटा की तरफ। बीटा वहाँ पर जो रहता है वो कुश्ती जो रहती है ना, कुश्ती के वहाँ पर ना अखाड़ा जो रहता है कुश्ती के अखाड़े में, वहाँ पर बहुत गुस्से में आकर ना कुश्ती कर रहा रहता है। उसे कहता है कि जिन-जिन लोगों ने ये जो हरकतें करी हैं उन सब की मैं ज़िंदगी तबाह करना चाहता हूँ। वो भी काफ़ी गुस्से में ही रहता है। थोड़े टाइम के बाद ये लोग उसको समझाते हैं और उसे अपने उसको मना लेते हैं और उसको बुला लेते हैं और वो भी ये चीज़ के लिए मान जाता है कि अब उसे क्या काम करना है और इस चीज़ से ना वो लोग पूरी तरीके से एक टीम बनती है। तब यहाँ पर जो हमारी गरिमा रहती है, वो बताती है कि मेरी माँ एक टीचर थी। यहाँ पर जो हमारी अल्फा रहती है वो बताती है कि मेरी माँ एक टीचर थी जो इस गांव में आकर रहना स्टार्ट करी थी। वो यहाँ पर आकर सबको टीचिंग देती थी। टीचिंग देते हुए यही सोचती थी कि वो सबको पढ़ाएगी और पढ़ा के करेगी। लेकिन जब यहाँ पर ये विकास प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, तब यहाँ पर उसको ये चीज़ समझ में आ गई कि विकास के नाम पर यहाँ पर सिर्फ पैसे अमीर लोग करेंगे। मतलब यहाँ पर जो ये बिल्डर है, मतलब जो ये बिजनेसमैन है मिस्टर थापा, ये पैसे भरेगा, मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्टर पैसे भरेगा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर है ये सब पैसे भरेंगे, गवर्नर पैसे भरेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से जो एक्चुअली में जो गाँव के लोगों के साथ वो चीज़ें खराब हो गई। तो यहाँ पर जो मदद करने वाला जो मतलब जो अल्फा की मम्मी के साथ जो काम करता था एक पियून था और वो पियून का बेटा न्यूरॉन था। तो जो पियून था काफ़ी ईमानदार पियून था और वो ना बहुत इंटेलिजेंट था। उसे कंप्यूटर चलाने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता था, इसलिए वो अपने बच्चे को भी कंप्यूटर क्लासेस में बिठाता था और जिसे सिखाती थी उसकी खुद की माँ। मतलब अल्फ़ा की माँ जो रहती थी वो ऑलरेडी न्यूरॉन को बहुत सी चीज़ें सिखाती थी और उसका एक बहुत अच्छा कनेक्शन था। तो यहाँ पर पियून का वो बेटा था। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो अल्फ़ा की जो मम्मी थी वो हमेशा से पंडित के वहाँ पर जाती थी, मतलब मंदिर जाती थी और हमेशा से पूजा पाठ करती थी। इसलिए वहाँ पर वो पंडित का बेटा रहता है। तो वो पंडित भी वहाँ पर उनके साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन रहता है। साथ ही साथ वो जब यहाँ से जाती थी तो एक जगह जाकर ना वो यहाँ पर मिलती थी अखाड़े में जब उनका मिलना होता था, तो यहाँ पर एक दिन जो यहाँ पर जब अल्फ़ा और अल्फ़ा की मम्मी जब यहाँ पर नए-नए आए थे, मतलब जो कनिका और कनिका की मम्मी जब इस गाँव में नए के नए लोग आए थे, तब उनके साथ ना यहाँ के पंचायत वाले लोगों ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करी थी और इस गाँव में उन लोगों को आने के लिए मना कर दिया गया था।
तब उस समय एक अखाड़े से आकर एक बंदा खड़ा हुआ था, जो एक्चुअली में हमारे भावेश मतलब जो बीटा का डैड रहता है, जिसने उसे अपनी बहन माना रहता है और बहन मानते हुए उनकी मदद करने के लिए आता है। दूसरी तरफ जो गरिमा गरिमा जो रहती है, गरिमा की जो मम्मी, जो वहाँ पर एक बहुत अच्छी अ, मछवाड़ी रहती हैं, मतलब जो मछलियों को करती हैं, मछवाड़ी रहती हैं। और वो वहाँ पर जैसे कि जो अल्फा की मम्मी रहती थी, वो उनसे जाकर सब्जियां लेना, मछली लेना और बहुत सारी चीज़ों के लिए डील करती थी। तो इस तरीके से गांव बड़ा छोटा था और गांव छोटे होते हुए सब एक दूसरे को जानते थे। फिर जिस वक्त ये विकास के लिए प्रोजेक्ट आया, तो यहाँ पर जब यहाँ पे जो अब अल्फा की माँ को ये पता चला कि ये प्रोजेक्ट पूरे तरीके से सब चीज़ों के हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ये क्या किया था कि जो मछुआरी था, मतलब जो गरिमा की मम्मी थी, उसकी जो जगह थी जहाँ से वो नदी पार करते हुए मछलियाँ लेती थी, वहां पर डैम बनाने की कोशिश करी थी। डैम से पूरे तरीके से पानी खत्म हो जाता। एग्रीकल्चर जो मतलब वहाँ के जितने भी लोग थे, उनके पास वो पानी नहीं पहुंचता, तो जो जमीन थी वो पूरी तरीके से बंजर हो जाती। तो यहाँ पर इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो जाकर बात करें। तो यहाँ पर पंचायत को बताया गया, पंचायत से बात करी, धीरे-धीरे इन सबको समझाया गया। दूसरी तरफ उसने अपने दोस्तों की तरह मतलब उन लोगों से लड़ने के लिए सबसे बड़ी बात की थी, एक बलवान पहलवान की ज़रूरत थी। इसलिए जो बीटा का जो डैड थे, उसकी उन्होंने मदद ली। पंडित, पंडित से ज़्यादा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं होता और पंडित के पास हर कोई आता है। चाहे वो कोई से भी धर्म का हो या चाहे वो कोई सा भी जाति का हो। तो इसलिए पंडित से उन्होंने बात करी और पंडित को बोला कि मेरी मदद करो। और यहाँ पर जो पियून था, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था, कंप्यूटर में स्मार्ट था, तो वो भी अपनी स्मार्टनेस से सबको अवेयर कर रहा था। इस तरीके से ये लोग के जो डैड, इन लोगों के जो मॉम डैड थे, इन लोगों ने एक टीम बनाई और वो मतलब विकास के लिए, प्रोजेक्ट के लिए उन लोगों ने लड़ाई करी। पर इस ड्यूरेशन में इन लोगों ने अपनी जान खो दी, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे लड़ना मुश्किल था। तो उन्हीं के ही बच्चे अब पूरे तरीके से यूनाइट हुए और यूनाइट होने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब लड़ेंगे। अब ये फ्लैशबैक था और फ्लैशबैक से वो लोग जब वापस आते हैं, तभी उसे कहती हैं कि अब हमारी जंग पूरी तरीके से हो चुकी है। अब हमारा मिलना नहीं है। ये कुछ पैसे हैं जो सब अपनी अपनी लाइफ अच्छे तरीके से जिएंगे। तभी यहाँ पर जो एक दो बैग जो हमारी अल्फा लेती है, अल्फा के पास दो बैग रहते, तो तभी कामा बोलते है दो बैग क्यों? तो उसे कहती है बस मेरे पैसे दो पार्ट में डिवाइडेड है। वेल, पैसे इक्वली हैं, मैंने कोई वो नहीं करी है। तभी वो उसे बोलती है कि हाँ बट पर तुम ऐसे अलग अलग क्यों ले रही हो, जब बैग में पैसे पूरी तरीके से लेने हैं तो उसे कहती है इतना दिमाग मत लगाओ तुम, पैसे भी आज के बाद हमें मिलना भी नहीं है और सब के सब अपने काम से अलग रहेंगे और कोई भी एक दूसरे के पास नहीं जाएगा, कुछ नहीं करेगा। और वैसे भी जो हमारे क्या बोलते बेटा के पैसे हैं वो ऑलरेडी मैं पहुंचा दूंगी। वैसे तुम पहुंचा रहे हो ना, अगर नहीं पहुंचा पाओ तो मुझे बता देना। तो उसे कहता है ठीक है। इसके बाद वो लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। रात का टाइम रहता है, वो यहाँ से सबके सब चले जाते हैं। यहाँ से जो हमारी कनिका रहती है वो यहाँ से जाती है और गाड़ी चला के वो काफ़ी ज़्यादा दूर तरीके से जाती है। वो एक जगह जाती है और जहाँ पर वो एक पार्टीशन पे रहता है और उस पार्टीशंस के इस साइड अंधेरा रहता है। तभी वो पूरा ब्रीफकेस रहती है और उसकी तरफ देख के बोलती है, जो हमारे बीच में डील हुई थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है, अब ये लो। तो उसे कहती है कि हाँ, हो गया। और इसके बाद वो दोनों इतने ही बात करके यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी रिहाना रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही रहती है। उसकी आँखों में काफ़ी ज़्यादा आँसू रहते हैं। उसे कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। रिहाना एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से टूट-सी गई थी। उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मतलब इस तरीके से उसके साथ हुआ, क्या क्या उसके साथ धोखा किया गया था? क्या कभी उसने उससे प्यार ही नहीं किया? और अगर नहीं किया तो मतलब क्या था ये? और इस तरीके से ये हरकतें करना ये क्या ज़रूरी था? मतलब आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करो, जिसके लिए आप पूरी तरीके से मरो और वही इंसान आपको आपके सामने दूसरे इंसान को मतलब पकड़ के ओवरकम करके यहाँ से चले जाए। आपकी तो हालत पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाली होती ही है
और डेफ़िनेटली उसके साथ ये हो रहा रहता है। वो काफ़ी ज़्यादा तिल-मिला चुकी रहती है, उस पूरी रात को सोती नहीं है। नेक्स्ट डे जब वो उठती है, तो वो यहाँ से जाती है और वो ये सोचती है कि वो अ, कनिका से बात करेगी, कनिका से अपना पैचअप करेगी, कनिका को समझाएगी कि जो हुआ है जो वो सोच रही है वो बिल्कुल मतलब गलत है, मतलब ऐसा नहीं है उन दोनों के बीच में। तो वो ये सोचते हुए वहाँ पर जा रही रहती है, लेकिन यहाँ पर जब वो कैफ़े की तरफ जाती है, तो यहाँ कैफ़े में पता चलता है कि वो यहाँ से ऑलरेडी रिज़ाइन दे चुकी है। और दूसरी तरफ यहाँ पर वो जैसे ही उस कॉलेज की तरफ जाती है पता करने के लिए, तो वहाँ से पता चलता है कि वो कॉलेज में भी नहीं है। अब इस तरीके से उसे बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से देखने लगती है कि क्या हो चुका है, कि इस तरीके से वो दोनों कहाँ चली गई है। तो वो सोचती है कि शायद इस दिन नहीं आई होगी, कहाँ गई, और इसके बारे में उसे कुछ पता भी नहीं रहता है। तो ये दिन तो पूरे तरीके से इस तरीके से चला जाता है। 2-3 दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं, ना वो उससे मिलने के लिए आती है, ना कुछ होता है। फिर यहाँ से एक दिन ना वो यहाँ पर अपने अनुराग को बोलती है कि अनुराग, तुम्हें कहीं पर भी कनिका मिले तो मतलब पता कर लेना। अनुराग का एकदम से कॉल आता है और वो उसे बोलती है कि मैंने कनिका को तो एयरपोर्ट के वहाँ पर देखा है, और मैम मैं यहाँ पर ड्यूटी के लिए आया था, कुछ ज़रूरी काम से आया था, कनिका तो एयरपोर्ट पर है और ये तो शायद से फ्लाइट पकड़ के कहीं जा रही है। जैसे ये बात सुनती है हमारी प्यारी सी रिहाना, ना वो आओ देखती है ना ताओ देखती है, उसने तो घर की लोअर और टी शर्ट पहनी हुई रहती है और वो उसी को पहन के, घर की स्लीपर पहन के एकदम से भागती है, अपनी स्कूटी उठाती है और कितनी हाई स्पीड पे वो भागते हुए यहाँ से जाती है। जैसे वो यहाँ से जाती है, पूरा स्पीड में जाती है, एकदम हाई स्पीड एकदम करते हुए पूरे तरीके से जाती है, और थोड़े टाइम के बाद जब वो आगे जाकर एकदम अपनी गाड़ी रोकती है, तो वहाँ से वो एकदम से पूछते हैं कि कहाँ है, तो कहते हैं अंदर है। तो जैसे ही वो भागते हुए जाती है, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं वो सब उसे पकड़ लेते हैं, उसे कहते हैं कि मैम वेयर इज़ योर बोर्डिंग पास और वेयर इज़ योर टिकट। तो उसे कहती है नो आई डोंट हैविंग अ टिकट, मुझे बस किसी से मिलना है। तो उसे कहते हैं ये यहाँ पर कोई भी विजिटर सीट्स नहीं है, और आप यहाँ पे क्या विजिटर से मिलने जा रही हो, आप क्या यहाँ पे मिलने के लिए आई हो, नो दिस इज़ अ नॉट पॉसिबल एट ऑल, तो आप यहाँ पर नहीं रह सकती हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और ये बोलकर ना वो उसे भगा देता है। वो यहाँ पर एकदम से चिल्लाती कनिका कनिका कनिका, लेकिन कनिका एक तरफ भी उसकी तरफ देखती तक नहीं है, और यहाँ से वो फ्लाइट पकड़ती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ते हुए यहाँ से चली जाती है। ये पूरा हालात देख के यहाँ पर पूरे तरीके से रिहाना टूट सी जाती है, और जब वो यहाँ से बाहर जाती है तो एकदम से अपनी गाड़ी उठाती है और चुपचाप अपने घर की तरफ जाती है। और जैसी वो घर की तरफ पहुँचती है, उसके तो आंसू ही नहीं रुक रहे रहते हैं, और उसी ड्यूरेशन में एकदम से उसके फ़ोन पर एक सैड सॉन्ग चलता है, और जो उसकी पूरी कंडीशंस को बता रहा रहता है। है तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं, क्या ये जिंदगानी है बस तेरी कहानी है, बस तेरी कहानी है, ये जो जिंदगानी है। चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी वो बातें वो चाहत की रस्में, झूठे थे वादे क्या झूठी थी कसमें, जाने तमन्ना क्या ये सच है बस इतना कह दे, टूट जाए ना लम्हा एतबार का, दे कोई सिला मेरे इंतजार का। चाहा है तुझको
चाहूंगी हरदम मर के भी दिल से, ये प्यार ना होगा कम। तेरी हूँ तेरी, जो चाहे कसम ले ले, मुझको हमराही तू अपने गम दे दे। सारी उम्र है मुझको दर्द जुदाई का सहना, रास्ते में कोई है मंजिलें मेरी, मेरे साथ जाएगी मुश्किलें तेरी। चाहा है तुझको, चाहूंगा हरदम मर के भी दिल से, ये प्यार न होगा कम। तू सामने है मेरे, फिर क्यों ये दूरी है, तुझे कैसे बताऊं मैं, हाय क्या मजबूरी है। ये भी कोई जीना है, सिर्फ आंसू पीना है, सिर्फ आंसू पीना है, ये भी कोई जीना है। यहाँ पर जो हमारी मतलब रिहाना जो रहती है वो अपने गाने के थ्रू अपनी पूरी कंडीशन बता देती है, क्योंकि उसे कैसे उसे बताए कि वो सच्ची में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गई थी। और अब वो ट्रूली उसके लिए फील करती थी। उस समय जब कमिश्नर ने उसे थ्रेटन दिया तब वो एकदम से डर गई और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो भागी दौड़ी और उस समय वो सिचुएशन पे भागी। ये सब उसने मतलब एक्चुअली में ये सब किया उसके लिए, लेकिन क्या फायदा हुआ, क्या हो गया, क्या चीजें हो गई कि जिसकी वजह से मतलब चीजें अपने हिसाब से नहीं चली। वो लास्ट टाइम भी उससे बात नहीं कर पाई और लास्ट टाइम वो वहां से चली गई। इस चक्कर में बहुत कंडीशन बुरी हो गई और ऐसी ऐसी करीब 3 से 4 दिन इसी तरीके से बीत गए। और 3 से 4 दिन के बाद एक अजीब सी चीज़ उसकी लाइफ में होती है, जहाँ पे अनुराग का उसका फ़ोन आता है और ये 4 दिन तक हमारी जो रिहाना रहती है वो अपने फ्लैट से निकली तक नहीं थी। ना उसने नहाया, ना उसने मतलब बोलते हैं ना कि एक डिप्रेशन वाली कंडीशन हो जाती है कि जब किसी को दिल से चाहो और उस इंसान के लिए अगर आप क्या फील करते हो और उसके साथ अगर कोई आपको पूरे तरीके से मतलब छोड़ दे तो जो हालत होती है वो बहुत वर्स्ट होती है। तो वही उसके साथ हुआ रहता है। अनुराग के फोन आने पर वो एकदम से फोन उठाती है और बोलती है, बोलो क्या बात है, तुमने मुझे फोन क्यों किया है। तो उसे कहता है, मैडम न्यूज़ देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यू हैव टू लिसन इट आट, जल्दी जाइए, पूरे पूरे पूरी सब जगह यही न्यूज़ चल रही है, आप बस ये न्यूज़ देख लीजिए। उसे बोलती है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई भी न्यूज़ में। तो उसे कहता है, मैम प्लीज़ देख लीजिए। थोड़ी देर में वो यहाँ पर वो फ़ोन रख देती है और अनुराग के कहने पे वो न्यूज़ देख लेती है। न्यूज़ में पूरा टेलीकास्ट होता है, एक वीडियो टेलीकास्ट होती है। ये वो वीडियो रहती है जिस वीडियो में जो मलगांव करके जहाँ गांव में विकास प्रोजेक्ट चला था और उस विकास प्रोजेक्ट पे एक जगह पर एक बंदी ने एक चीज़ रिकॉर्ड करी थी कि जहाँ पर कमिश्नर, हेल्थ मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, भुवनेश्वर बाबा और ये जो हमारे मिस्टर थापा द बिजनेसमैन, वो सब एक ही गोडाउन पे आकर किस तरीके से उन्होंने वहाँ के गांव वालों को मारा था, उन लोगों की हत्या करी थी और उन लोगों की जान ली गई थी, वो सारी वीडियो तक लीक होती है। और उसके नीचे लिखा जाता है कि ये चीज़ का इन्वेस्टिगेशन रिहाना देशमुख कर रही थी, इसलिए उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा के उनके ऊपर बिलफालतू में ये लगाई गई है, क्या बोलते हैं, मतलब कम्युनिटी बिठाई गई है, उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई गई है जबकि वो नहीं थी। और इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट तो कमिश्नर ही था।
तो कमिश्नर इज़ द वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और कमिश्नर की पहले भी एक्सपोज हो चुका था और इस तरीके से वो वीडियो पूरी तरीके से लॉन्च होती है जहाँ पे हर जगह लिखा जा रहा था कि ईमानदार रिहाना आईपीएस ऑफिसर रिहाना देशमुख के साथ बहुत गलत किया गया है, उन्हीं के ही टीम लोगों ने उन्हें पूरी तरीके से फंसाया गया है और ये चीज़ें करके पूरे मीडिया में हो रही रहती है। रिहाना ये देख तो लेती है पर वो कुछ खुश तो होती नहीं है, लेकिन जहाँ पर उसे खुश होना चाहिए था कि उसके ऊपर जितने भी इल्ज़ाम थे वो सब हट चुके हैं, लेकिन हालाँकि उसके चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं रहती है क्योंकि शायद उसका जो ज़रूरत थी उस समय कुछ और थी। लोगों की प्रायोरिटीज़ बदल जाती है। एक टाइम था जहाँ पर कनिका से वो यही चीज़ के लिए लड़ रही थी कि मुझे मेरा रुतबा वापस चाहिए, और आज उसका रुतबा उसे वापस मिल गया था और उसे एप्रिसिएशन मिल रहा था, तब उसे नहीं चाहिए था। इंसान की भी प्रायोरिटी वक्त-वक्त पे किस तरीके से बदल जाती है। आज वो खुश नहीं थी। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माय स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।